आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 600 बीसी से लेकर के 600 एडी के बीच का जो टाइमलाइन है और उससे अंदर जो भी साम्राज्य आए, जो भी वंश आया, उसको पढ़ने वाले हैं। हमने पढ़ा हड़प्पा के बारे में, अब हम पढ़ेंगे इनके बारे में। ठीक है, तो हमारा जो टॉपिक, हमारा जो मेन टॉपिक रहेगा कि हम लोग 600 बीसी से लेकर के 600 एडी तक के जो कार्यकाल हैं उसको पढ़ जाना, और खासकर हम इसमें पढ़ेंगे ये महाजनपदों के बारे में। ध्यान दीजिए, बात है महाजनपद। हमारे भारतीय प्रांत में, हमारे भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत में जो महाजनपद आए थे वो टोटल 16 महाजनपदों का विकास हुआ था। कितना? 16 महाजनपदों का विकास हुआ था। 16 महाजनपद। कितने? 16 महाजनपदों का, जिसमें आप लोग पढ़ेंगे गंधार, कोसल, अवंती, अंग, काशी, वज्जी, मत्स्य, चेदी, है ना, कुरु, पंचाल, ये सब मिलाकर के 16 होते थे। और इनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ना है, हमको पढ़ना है मगध के बारे में। क्या पढ़ना है? मगध के बारे में पढ़ना है। अब देखिए यहाँ पे ये और चीज है, ये जो सभ्यता है इसका हम लोग साक्ष्य मालूम किए, और इनके जो लिखावट थे, स्क्रिप्ट थे, उसको हमने पढ़ लिया था, है ना। क्या क्या था? पढ़ लिया था। जेम्स प्रिंसेप जो थे, कौन? जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप जो थे 1861 के अंतर्गत में, 60-61 के अंतर्गत में पहली बार इस लिपि को पढ़े थे, और उनके आधार पर ये बताएं कि भाई ये सभ्यता जो है, ये इनके अंदर ये राजा आते थे, इनके अंदर ये राजा आते हैं। आप देखिएगा जो महाजनपद है उनका जिक्र कुछ कुछ आप देखिएगा बौद्ध के अंदर भी है, जैन ग्रंथ के अंदर भी है, और कुछ महाभारत के अंतर्गत भी आता है। तो ध्यान दीजिएगा कि जो जितने महाजनपद थे कितने थे? 16 महाजनपद। कितने थे? 16 महाजनपद थे, और 16 महाजनपदों का अपना अलग अलग राजधानी था, और उसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट राजधानी था वो क्या था? मगध था। दूसरी चीज ये है कि इस सभ्यता में जो हम देखते हैं महाजनपद काल में, कि इसमें क्या होता है कि लोग लोहे का प्रयोग करना सीख जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे अस्त्र और शस्त्रों का भी यहाँ पे क्या होता है? प्रमाण मिलता है। इसका मतलब ये है कि महाजनपद काल में जितने भी साम्राज्य आए थे उन्होंने ये जाना, खास करके मगध के अंदर में उन्होंने लोहो का प्रयोग स्टार्ट कर दिया। इसका मतलब कि वो व्यापार भी क्या करते थे, साथ में लोहे का प्रयोग, और उनके पास क्या थी? एक अच्छी आर्थिक आमदनी का स्रोत था। उन्होंने अपने आप को खेती में एक्सटेंड किया। इसलिए कहा जाता है कि जो ये महाजनपद है वो हमारा द्वितीय नगरीकरण है। क्या है? द्वितीय नगरीकरण है। आपसे पूछेगा प्रश्न, बताइए कि पहला नगरीकरण कौन सा है? तो हड़प्पा है। दूसरा कौन सा है? तो दूसरा हम कहेंगे वो हमारे पास क्या है? महाजनपद का काल है। ठीक है, अब महाजनपद काल के अंदर देखिएगा कि कुछ ऐसे भी स्रोत होते हैं जिससे मालूम चलता है कि नहीं भाई ये महाजनपद एग्जिस्ट कर रहे थे, जैसे बौद्धों का, जैनों का, और कुछ कुछ जहां लोग मानते हैं महाभारत का मानते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, जो जैन धर्म है, जैन धर्म है, और जो बौद्ध धर्म है, इनके कुछ पवित्र ग्रंथ हैं। इन ग्रंथों के अनुसार ये मालूम चला कि नहीं भाई ये हमारे जो समकालीन जनपद थे वो भी रहते थे। तो जैन के ग्रंथ, जो पवित्र ग्रंथ हैं, पवित्र जो ग्रंथ है उसमें लिखा है, पहला लिखा है उसका नाम है भगवती सूत्र। क्या लिखा है? भगवती सूत्र। भगवती सूत्र से मालूम चला है कि महाजनपद काल एग्जिस्ट किया करता था। फिर वही है बौद्ध धर्म में। तो बौद्ध धर्म में क्या है? तो बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय से हमें मालूम चला है। किसे? अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय से मालूम चला है कि भाई महाजनपद एग्जिस्ट किया करते थे। ठीक है, और कुछ महाभारत भी है, और साथ में जो पाली साहित्य था, जो हमारे पास जो स्क्रिप्ट थे, जो वो स्रोत था जिसे मालूम चलता था, तो ये मालूम हुआ कि ये जो काल है, ये जो महाजनपद काल है, यहाँ पे एग्जिस्ट किया करते थे। और इसको हम लोग ये बोलते हैं, जैसे मान के चलिए मैंने बताया कि जो बौद्ध धर्म है वहां 6 बीसी से लेकर के 6ठी शताब्दी से लेकर के 4ठी शताब्दी के बीच में क्या हुआ? फला फूला। कौन? बौद्ध।
कौन? बौद्ध। और इनके बहुत सारे संरक्षक हुए। साथ में ये देखना है कि उस समय जो आपको देखने को मिलेगा कि हमारे महाजनपद में बहुत सारे धर्म सुधार आंदोलन भी हुए थे। क्या हुए थे? धर्म सुधार आंदोलन हुए। और जिससे आंदोलन के बाद क्या मिला? हमें जैनों के बारे में जानकारी मिली, बौद्ध के बारे में जानकारी मिली, और कुछ ऐसे जो विचारधारा थे, जो धार्मिक विचारधारा थे, उनका भी जिक्र मिलता है ना। तो आप ध्यान रखिएगा इस चीज को। तो आपसे प्रश्न क्या क्या पूछेगा? प्रश्न ये पूछ सकता है कि द्वितीय नगरीकरण कौन सा है, तो आपको ये कहिएगा हमारा महाजनपद काल है। उसके बाद ये इसमें क्या हुआ, इनका स्रोत क्या है, तो कहा गया कि जेम्स प्रिंसेप ने पहली बार इनके जो स्क्रिप्ट है उसको पढ़ा, है ना, खरोष्टी लिपि। और इसमें जो मिले हैं, खरोष्टी मिले हैं, अरमाइक मिला है, ग्रीक मिला है ना, ये सब लिपियां मिली हैं जो कि पढ़ा गया था जेम्स प्रिंसेप के द्वारा, अंग्रेज अधिकारी के द्वारा। साथ में ये हमारा द्वितीय नगरीकरण है और 620 से 600 एडी के बीच में है, जिसमें हम आप देखेंगे कि महाजनपदों में जो अंग है, कौशल है, गांधार है, चेदी है, मत्स्य है, उसके बाद वज्जी है ना, कुरु है, पंचाल है, यानी 16 महाजनपदों का जिक्र मिलता है। और ये लोग जो क्या थे, लोहे से परिचित हो चुके थे। इनके पास आर्थिक स्थिति थी, आर्थिक जो धन कमाने का जो तरीका था वो काफी सुदृढ़ था। और ये लोग नगर में रहते थे, इसलिए इनको द्वितीय नगरीकरण के नाम से भी जाना जाता है। साथ में इसको हम लोग बौद्धकालीन युग या प्राक मौर्य युग कहते हैं। क्या कहते हैं? बौद्धकालीन युग या प्राक मौर्य युग कहते हैं। इतना क्लियर है? तो ये चीज रही इसका फंडामेंटल, है ना, ये सब ये जो रहा इनका फंडामेंटल्स रहा कि भाई इनके पास क्या है। ठीक है, अब हम इसके अंदर पढ़ेंगे कि राजधानी क्या है। राजधानी और राज्य अलग पढ़ेंगे, लेकिन हम सीधे पढ़ेंगे अब इनके वंशों के बारे में पढ़ेंगे, है ना। अब सबसे जरूरी चीज ये है, पहले इसको आप देख लीजिए, इसको उतार लीजिए। हमने ये भी देखा कि जो सभ्यता है, ये जो महाजनपद काल है, इसको हम लोग द्वितीय नगरीकरण जानते हैं, द्वितीय नगरीकरण का हम जानते हैं। और साथ में इस सभ्यता में कृषि भी हो रहा था, प्लस सिक्कों का प्रचलन भी काफी हद तक हो चुका था। यानी ये जो सिक्का थे उसका भी प्रचलन हो चुका था। साथ में लोग कृषि करते थे और नगर में रहा करते थे। तो हड़प्पा के बाद जो हमारे देश में आने वाला जो दूसरी नगरीय सभ्यता थी वो हमारी थी महाजनपद का काल था। ठीक है, इसका अब हम देखेंगे कि इससे आने वाले कौन कौन से राजवंश है ना। देखिए, ऐसा एनसीईआरटी का मानना है कि इस राजवंश में आने वाले सबसे पहले हर्यक थे। क्या थे? हर्यक वंश थे। फिर उसके बाद आने वाले जो थे, इसका नाम है शिशुनाग वंश है। क्या नाम है उनका? शिशुनाग वंश है। फिर आप देखिएगा जो आने वाले हैं उसको बोलते हैं हम लोग नंद वंश बोलते हैं। फिर नंद वंश के बाद आता है मौर्य वंश आता है, और मौर्य वंश के बाद शुंग वंश आते हैं। फिर उसके बाद आगे तो लंबा चला जाता है और गुप्ता तक जाता है। तो हम इन चारों के बारे में पढ़ने वाले हैं अच्छे से। किसके बारे में? हर्यक वंश के बारे में, उसके बाद शिशुनाग वंश के बारे में, उसके बाद आप देखिएगा तो ये नंद वंश के बारे में और मौर्य वंश के बारे में। ठीक है, लेकिन महाभारत का ये सा मानना है, या फिर कोई ऐसे विद्वान है उनका मानना है कि भाई हर्यक वंश के बाद भी कोई वंश आया था, जिस वंश का नाम क्या था? बृहदत्त वंश। क्या नाम था उसका? ब्रह्मदत्त वंश, है ना, बृहदत्त वंश था। और इसकी स्थापना कौन किया था? तो खुद बृहदत्त ने ही किया था, जिसका पुत्र क्या था? उसका नाम था, आप जानते होंगे, जिसका नाम क्या था? तो महाभारत में सबसे बेसिक उसका है, जिसका नाम है जरासंध। नाम क्या सुने होंगे? जरासंध। पुत्र का क्या होता है? जो पुत्र होता है जरासंध का होता है, जो कि आपको महाभारत में मिलता है ना। तो आप देखिएगा कि जो बृहदत्त है उसका जो पुत्र है जरासंध, काफी चर्चा में रहता है महाभारत के अंतर्गत में। ठीक है,
लेकिन अब ऐसा है नहीं कि इसके बाद ही कोई वंश नहीं आया, इसके बाद भी वंश आए थे, प्रबोध वंश। क्या था? प्रबोध वंश भी आया था। लेकिन एनसीईआरटी और बहुत सारे जो इतिहासकार हैं, हिस्टोरिकल मैन है, वो इस चीज को नहीं मानते हैं कि भाई इनके बाद भी कोई साम्राज्य आया था। लेकिन आप देखिएगा पहले हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश का प्रादुर्भाव होता है और इनके अपने साम्राज्य को आगे बढ़ाते हैं। तो लेट्स स्टार्ट, हम स्टार्ट करते हैं इस वंश का पहला जो है हर्यक वंश को, हर्यक वंश को स्टार्ट करते हैं। और जो हर्यक वंश है, सबसे पहले ये देख लीजिए कि उसका प्रथम शासक कौन होता है और अंतिम कौन होता है। उसका प्रथम कौन होता है और अंतिम कौन होता है। प्रथम या संस्थापक यहाँ पे। तो जो आप देखिएगा जो हर्यक वंश का प्रथम सम्राट होता है उसका नाम होता है बिंबिसार। क्या होता है? बिंबिसार। क्या होता है? बिंबिसार। जो हर्यक वंश का प्रथम सम्राट होता है उसका नाम क्या होता है? बिंबिसार होता है। और नेक्स्ट ये देखिएगा कि इसका जो अंतिम सम्राट होता है कौन होता है? अंतिम सम्राट, उसका नाम क्या होता है? उसका नाम ये होता है। उसके बाद आप देखिएगा हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, तो उसके अंतिम नागदशक। क्या होता है? अब देखिएगा नागदशक क्या होता है? नागदशक क्या होता है? नागदशक। और नागदशक की लोग क्या कराते हैं? हत्या करवा देते हैं। क्या कराते हैं? हत्या कराते हैं। उसके बाद जो आता है आप ये देखिएगा कि शिशुनाग वंश आता है, फिर उसके बाद दंत वंश। तो शिशुनाग वंश का जो अंतिम होता है, शिशुनाग वंश का जो अंतिम सम्राट होता है वो खुद ही होता है शिशुनाग, है ना। शिशुनाग वंश का जो सम्राट प्रथम होता है खुद ही शिशुनाग होता है। शिशुनाग वंश का जो प्रथम सम्राट होता है खुद ही क्या होता है? शिशुनाग होता है। शिशुनाग ही प्रथम होता है। और इसका जो अंतिम सम्राट देखिएगा तो उसका नाम होता है महानंदी। क्या होता है? महानंदी। क्या होता है? महानंदी, है ना। क्या होता है? महानंदी। तो जो महानंदी होता है वो क्या होता है? इस सम्राट का महानंदी। और आप देखिएगा उसके बाद आता है नंद वंश आता है। तो नंद वंश का जो होता है वो होता है महापद्मनंद। महापद्मनंद ये भी होता है, उसका एक और नाम है। और इसका जो अन्य सम्राट कौन होता है उसका नाम होता है, आप जानते होंगे उसका नाम क्या होता है? उसका नाम होता है धनानंद। क्या होता है? धनानंद। धनानंद। और उसके बाद आता है मौर्य आता है। और मौर्य का कौन होता है? तो चंद्रगुप्त मौर्य होते हैं। और इसका अंतर कौन होता है? बृहदत्त। ये वो वाला बृहदत्त नहीं है। अब देखें यहाँ पे भी बृहदत्त है और यहाँ पे भी बृहदत्त है। ये जो है बृहदत्त है। क्या है? बृहदत्त है ना। तो ये पुराणों में जो महाभारत है उसमें जिक्र किया गया है कि भाई इनके पहले सम्राट होंगे या वंश आए होंगे, है ना। कौन कौन? तो बृहदत्त वंश और प्रदोत वंश। लेकिन जो एनसीईआरटी मानता है, इनको मानता है कि भाई हर्यक आया, शिशुनाग आया, उसके बाद कौन आया? नंद वंश आया, उसके बाद मौर्य वंश का प्रादुर्भाव हुआ। ठीक है, इसका अंत देख लीजिए नागदशक, महानंदी और धनानंद, बृहदत्त। अब बात करते हैं हम लोग बिंबिसार को लेकर। क्या है? किसको लेकर के?